हाउ डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? जस्ट चेक इज ऑल ओके. स्क्रीन नहीं है, ऑन है. स्टूडेंट्स ज्वाइन इन, फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं. आगे का मैं रिवीजन सैलरी का कंटिन्यू करूंगी. अभी कल हमने परक्विजिट्स खत्म किए थे, 2 परक्विजिट्स पेंडिंग थे. अगला कैटेगरी परक्विजिट्स का पेंडिंग है, तो यहाँ पे आएगा एक इंपॉर्टेंट परक्विजिट जो मुझे आपके साथ अभी कवर करना है. सो लेट्स फोकस ऑन दैट इंपॉर्टेंट परक्विजिट एंड इट इज व्हाट द परक्विजिट हियर सेज. यू नो, ये जो 7.5 लाख वाला आपको याद है क्या? कौन सा वाला? 7.5 लाख वाला आपको याद है क्या? सो लेट अस रीड एंड स्टडी दैट वन. सी, 3 चीज़ें हैं. एम्प्लॉयर से कैसे होता है ना, मैं आपको इसका लॉजिक भी बताती हूँ और समझाती हूँ. Yes, very very good afternoon beta. राधे राधे. Join in फटाफट. So we have to go ahead. प्रसाद मला थोड़ा शिफ्ट कर दो स्क्रीन वन. ओके, अब सुनना. यस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. जॉइन इन फास्ट. लेट अस अंडरस्टैंड. देखो, मैं आपको बोलती हूँ, जैसे मैंने क्लास में भी यही एग्जाम्पल देती हूँ. जनरली मैं क्या करती हूँ, आपको क्लास में भी मैंने यही एग्जाम्पल दिया है और इसका लॉजिक भी बताती हूँ कि यार इस टाइप का प्रोविजन लेके आने की ज़रूरत क्या थी. अब क्या हुआ, निर्मला सीतारामन जी ने बोला कि देखो कहीं ना कहीं अभी वी हैव टू स्टार्ट कलेक्टिंग लॉट ऑफ टैक्स. सो नाउ वी मस्ट स्टार्ट कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ टैक्स एंड सो कि टैक्स का कहाँ पे कुछ लूपहोल है क्या, कहीं से बच रहा है क्या टैक्स, क्या किया जा सकता है. तो उन्होंने क्या सोचा, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे उनका थिंकिंग क्या था. देखो, हाउ मच इज़, अगर किसी की सैलरी, मैं आपको जनरली ये जो एग्जांपल देती हूँ कि बाबू राव, देखो बाबू राव है और राजू है, तो मान के चलिए कि बाबू राव की जो सैलरी है ये 12 लाख है और राजू की जो सैलरी है ही इज़ अर्निंग 85 लैक्स. ओके, अब आप लोग कैलकुलेट करेंगे और मुझे अमाउंट्स बताएंगे, ठीक है ना. हाँ, चलो जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए बेटा. मैं 7.5 लाख वाला एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो परक्विजिट वाला प्रोविजन है वो आपको बताने वाली हूँ. अब देखते हैं. नहीं, आज कोई टेस्ट नहीं, आज पहले मेरा टारगेट है कि सैलरी खत्म कर दूँ, इसीलिए. तो बाबूराव की सैलरी इतनी है. अब बोलो कि एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करता है, एज पर निर्मला सीतारामन इनकम टैक्स में उन्होंने कितना एग्जम्पशन दिया है, उन्होंने अपने को 12% का एग्जम्पशन दिया है. सो शी हैज़ गिवन अस एन एग्जम्पशन ऑफ 12%, राइट. सो एम्प्लॉयर का जो एग्जम्पशन है वो 12% का दिया है. सो इफ़ यू कैलकुलेट 12% ऑफ, मान लो कि ये सैलरी है, उसके हिसाब से 12% ऑफ 12 लैक्स और 12% ऑफ 85 लैक्स, तो इसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो कैन यू जस्ट कैलकुलेट, ये तो आएगा 1,44,000. अभी 85 लैक्स का 12% कैलकुलेट करना है. 85 लैक्स का 12%, सो दैट इज 10,20,000. ये क्या है, मैं बात कर रही हूँ एम्प्लॉयर के कॉन्ट्री की. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो 7,50,000 वाला प्रोविजन है, मैं वो आपके साथ अभी कंप्लीट कर रही हूँ. सो प्लीज़ इसका लॉजिक समझ लीजिए. अगर आपने सैलरी, पीजीबीपी, आईओएस ये भी टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर लिए ना, यू आर क्वाइट, आई थिंक 5 हेड्स हमारे हो गए, काफ़ी अच्छे से आप कर लोगे तो आपको टेंशन नहीं आएगा. एचपी तो काफ़ी मैनेजेबल है. और उसके बाद होता है कैपिटल गेन्स जो मैं आपको पेपर सॉल्विंग के साथ कराऊंगी. सो मेरा ऐसा प्लान है कि आज मैं आपके साथ सैलरी ख़त्म करने की कोशिश करने वाली हूँ. सो हियर बाबूराव का अगर सैलरी 12 लाख है और मान के चलो कि उसकी बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन जो सैलरी आरपीएफ के लिए काउंट किया जाता है, यार उसकी 12 लाख सैलरी और राजू की जो सैलरी है वो 85 लाख है. तो 12 लाख के हिसाब से निर्मला सीतारामन जी ने बोला चलो बैठो और मुझे बताओ कितना मैंने बेनिफिट दिया. तो आपने बाबूराव को 1,44,000 दिया, सही है, 12% के अंदर है. राजू को कितना बेनिफिट दिया, मैम आपने राजू को 10,20,000 का बेनिफिट दिया. तो 10,20,000 का बेनिफिट कैसे दिया, बोलते यार आपने क्योंकि 10,20,000 का बेनिफिट ऐसे दिया कि आपको 12%, उसकी सैलरी बहुत हाई है, सो यू गिव हिम अ बेनिफिट ऑफ 10,20,000. सो शी सेज नहीं 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 नहीं, 12% तो ठीक है. तो निर्मला सीतारामन जी ने और एक फिल्टर लगा दिया. एक उन्होंने बोला जो 12% है उसको हाथ नहीं लगाएंगे, वो जैसा है वैसे रहने दो ऊपर एग्जम्पशन. अब हम क्या करेंगे, शी सेड आई विल पुट अनदर फिल्टर. नाउ व्हाट इज दिस अनदर फिल्टर,
She says whatever is the employer's country. What did she say? Whatever is the employer's country. Employer's country to RPF. Employer's country to RPF. Employer's country to superannuation and NPS. It's the 80CCD वाला pension scheme. 80CCD वाला pension scheme. तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्री टू आरपीएफ, सुपरएन्युएशन फंड, एनपीएस, ये जो है ये तीनों का मिला के अगर आप कॉन्ट्री काउंट करना है एम्प्लॉयर का, और शी सेज ये जो कॉन्ट्री है बॉस 7.5 लाख तक है तो ठीक है, उसके ऊपर चला गया तो इट विल बिकम अ टैक्सेबल परक्विजिट. सो जैसे कि बाबू राव के केस में शी हैज़ नो प्रॉब्लम. बाबू राव के केस में 2 फिल्टर है. आपको पता है जब आप रेस भागते हो या कोई ऑब्स्टिकल रेस होता है, जैसे यू आर रनिंग एंड यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल आ जाता है, फिर यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल आ जाता है, यू हैव टू जंप इट. तो यहाँ पे उन्होंने आरपीएफ के लिए भी 2 ऑब्स्टिकल्स रखे हैं. पहला ऑब्स्टिकल किया है 12% वाला और अगला ऑब्स्टिकल किया है 7.5 लाख वाला. सुपर एन्युएशन फंड के लिए पहला ऑब्स्टिकल है 1.5 लाख वाला, बाद में वो काउंट होगा 7.5 लाख की लिमिट में. माने बाबू राव जब भाग रहे तो बाबू राव ने बोला कितना मुझे फायदा मिला 144. बॉस बट इट इज एग्जम्प्ट. वाई? 12% के अंदर है. तो बाबू राव ने पहला फिल्टर पार कर दिया. अब भागते भागते बाबू राव पहुंचे दूसरे फिल्टर की ओर. जब बाबू राव पहुंचे दूसरे फिल्टर की ओर तो उन्होंने क्या किया, जब वो दूसरे फिल्टर की ओर पहुंचे तो उन्होंने ये भी पार कर दिया, क्योंकि ये जो टोटल है ये 7.5 लाख के अंदर है. सो ये जो लिमिट है ये 7.5 लाख के अंदर है. तो बाबू राव ने ये वाला भी फिल्टर जो है पार कर दिया. लेकिन राजू पार नहीं कर पाएगा. राजू को 12% वाला आप ऊपर एग्जाम्पशन दे दो कि मैम एम्प्लॉयर्स कंट्री इज हाउ मच. एम्प्लॉयर्स कंट्री इज 10,20,000. कितना है एम्प्लॉयर का कंट्री? 1020. एंड एग्जम्प्ट कितना होगा? 1020 एक्चुअली 12% के फिल्टर के हिसाब से. तो आउटर कॉलम में नील आ जाएगा. ये 12% का फिल्टर पार कर दिया. ऊपर कुछ नहीं चेंज होगा. वो 12% की वर्किंग में कुछ भी चेंज मत करना. डोंट चेंज एनीथिंग ओवर देयर. ओके, चेंज कहाँ पे होगा? चेंज आगे होगा. एंड व्हाट विल बी द चेंज? एंड द चेंज विल बी दिस के ये जो आप काउंटिंग करोगे अब 7.5 लाख का, यहाँ पे देखना. अब वो आप बोलोगे कि एम्प्लॉयर का कंट्री आरपीएफ में मान के चलो और दूसरी कोई नहीं है तो 1020 एंड अप टू 7.5 लाख निर्मला सीतारामन बोलते हैं आई कैन टॉलरेट. 12% तो ठीक है. तो अब वो बोलेंगी 10-20 में से माइनस 7.5 लाख का लिमिट और एक्स्ट्रा जो अमाउंट है इट विल बिकम टैक्सेबल. तो कितना आ रहा है जो टैक्सेबल होगा अभी? $2,75,000. चेक कर लो बेटा सब लोग. 2 लाख, हाँ 70 2,70,000. जस्ट चेक एवरीबडी. या दिस इज पर एनम बेटा एंड दिस इज फॉर 3 थिंग्स. 7.5 लाख की लिमिट निर्मला सीतारामन ने 3 थिंग्स के लिए दी है. व्हाट आर द 3 थिंग्स? टेक एम्प्लॉयर्स कंट्री टू आरपीएफ, उसके बाद टेक एम्प्लॉयर्स कंट्री टू सुपरएन्युएशन फंड, उसके बाद लेना एनपीएस, एम्प्लॉयर्स कंट्री टू एनपीएस. ठीक है. या सो 2,70,000 विल बिकम टैक्सेबल. समझ में आ रहा है कि आपको? देखो एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? अब वो क्या बोलती है, इतना ही नहीं, वो बोलते हैं ये तो मैं टैक्स करूंगी ही. ये कौन सी अमाउंट? 270. बॉस इस 270 के ऊपर का जो इंटरेस्ट होगा ना मैं उसको भी टैक्स लगाऊंगी. तो 2,70,000 के ऊपर का जो इंटरेस्ट होगा या कभी बोनस जो भी आपके आरपीएफ अकाउंट को मिलता है वो भी मैं टैक्स करूंगी. सो शी इज गोइंग टू टैक्स दिस एज अ परक्विजिट. शी इज गोइंग टू टैक्स दिस एज अ परक्विजिट. तो कल जो हमने 14 परक्विजिट की लिस्ट करी थी, आपने लिख के लिया था 14, तो आपको उसके आगे ये लिखना पड़ेगा. आदित्य तूने एक बार ये किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है क्लास में? अब देखते हैं आगे. मैं आपको बोलती हूँ लिखना कैसे अभी इसको. ठीक है आदित्य, यू हैव टू आस्क अ स्पेसिफिक डाउट बेटा. इट्स अ रिविजन लेक्चर. चलो यहाँ पे मैंने आपको 14 परक्विजिट्स की लिस्ट दे दी थी. अब मैं लिखवाऊंगी कौन सा वाला? 15. कौन सा परक्विजिट लिखवाने वाली हूँ? 15.
15 क्या बोलता है? निर्मला सीतारामन सेज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू आरपीएफ, टेक दैट अमाउंट, जो भी अमाउंट है वो लिख के लो। फिर दूसरी थिंग, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू सुपर एन्युएशन फंड। ये सुपर एन्युएशन फंड कल नहीं करवाया था क्या? कराया था ना, हाँ। सुपर एन्युएशन फंड का अमाउंट लिखो। और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री, बेटा हम लोग परक्विजिट्स कर रहे हैं, परक्विजिट्स का मतलब होता है बेनिफिट, परक्विजिट का मतलब होता है बेनिफिट या फायदा। जब एम्प्लॉयर उसके पैसे मेरे अकाउंट में डाल रहा है ना बॉस, ये तो डेफिनेटली बेनिफिट और फायदा ही है। सो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू एनपीएस, एनपीएस इज द न्यू पेंशन स्कीम। तो 80CCD वाली जो पेंशन स्कीम होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। ये टोटल लेने का, यस, इफ दिस अमाउंट exceeds 7,50,000, then the excess amount will be taxable. If this amount exceeds 7,50,000, then the excess amount will be taxable as a perquisite. लिख के लो। आदित्य तो डाउट क्या है तेरा, पूछ बेटा। यस, तो एम्प्लॉयर के कॉन्ट्री 3 चीज़ों में, कौन सी 3 चीज़ें ज़रा बोलना मेरे साथ। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू आरपीएफ, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू सुपर एन्युएशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू एनपीएस, तीनों अमाउंट लिख देने का। अगर ये 7.5 लाख के ऊपर है तो जो ऊपर वाली अमाउंट है वो बन जाएगा आपका परक्विजिट। क्यों मैम? देखो इंडिविजुअली इनको ऑलरेडी दिया हुआ है 12% का फिल्टर, वो चलेगा वहाँ 12%, उधर कुछ नहीं चेंज करना है, यहाँ फिर से लिख के लेना है। तो मान के चलिए कि यहाँ हम करेंगे एग्जाम्पल, लिखते राजू, मान के चलिए राजू सैलरी इज 85 lakhs and employer contributes अच्छा देखो ऑब्स्टिकल वाला नहीं समझा तो ये तरीके से समझ ले, वो एक तरीका होता है ऑब्स्टिकल के तरीके से बताने का। तुझे प्रोविजन समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट्स 12% ऑफ सैलरी टू आरपीएफ, ठीक है। अब देखो इसका परक्विजिट का वर्किंग कैसा होगा। पहला तो वो 12% वाले इसमें आएगा, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू आरपीएफ, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू आरपीएफ कितना कॉन्ट्री है? 12%, सो 12% ऑफ 85 lakhs, टेन 20। और एग्जम्प्ट कितना होता है? कल का पहला परक्विजिट जो सिखाया, नहीं वैसा नहीं, कल का पहले 12% का करेंगे। कल का पहला परक्विजिट जो सिखाया कि एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू आरपीएफ इज एग्जम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू आरपीएफ इज एग्जम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। शुभम ये कल सिखाया था, ये देखो यहाँ पे शुभम, ये 12% वाला आज नहीं सिखाया, ये शुभम बेटा कल सिखाया, देखना यहाँ पे एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू आरपीएफ इज एग्जम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। तो यहाँ जो कल सिखाया था कि एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री इज एग्जम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी, ठीक है। तो 9.5% इज इंटरेस्ट। आदित्य पढ़ाई करना है, रिविजन करना है, डोंट कंफ्यूज लाइक दैट प्लीज। यू वांट टू क्लियर द एग्जाम, सिर्फ लेक्चर देख के नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, परक्विजिट्स लर्न करने पड़ेंगे। 9.5 इज इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ इज एग्जम्प्ट अप टू 9, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री इज एग्जम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी, इज एग्जम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। हाँ, तो
तो मैम ये जो राजू वाले केस में तो एग्जम्पशन ही होना चाहिए, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि वो तो 12% ही कर रहा है, एब्सोल्युटली। यहाँ पे हम उसको एग्जम्पशन दे देंगे और बोलेंगे लेस एग्जम्प्ट। कितना एग्जम्प्ट है? ये जो कल का पहला परक्विजिट सिखाया था, एग्जम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी विच इज़ 85 lakhs, एंड बेटा 12% के हिसाब से आता है 10,20,000, एंड सो दिस विल बी आउटर कॉलम नील। लेकिन जैसे आपको पता है आईसीआई ने आपको बोल दिया आप 40 मार्क्स लेके आओ, आप पास हो गए आप पास। लेकिन दूसरा एक और फिल्टर है, एक और कंडीशन है कि आपको 200 लेके आने हैं टोटल, एग्रीगेट आपका कितना होना चाहिए? 200। तो यहां आप यहां से निकल गए, यस। अब देखो यहां पे हम बोल सकते हैं दूसरा, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू आरपीएफ, लिख दो इनर कॉलम में कितना कॉन्ट्री हो रहा है? 10,20,000। आगे लिखो, यहाँ पे 3 चीज़ें आएंगी, ये 1 और ये 2, ओके। यहाँ पे ए पार्ट आ गया आरपीएफ, बी पार्ट आएगा। अच्छा वैसे और अगर इसकी वजह से पूरे सैलरी के चैप्टर को बदनाम मत करो, एक हाथ फिर ये चीज़ छोड़ दो अगर आपको इतना ही जैसे डिफिकल्ट लग रहा है तो, क्योंकि बट आई फील इट इज़ अ लिटिल, आपको ये कॉन्सेप्ट आना भी चाहिए, ठीक है। अब देखो बी पार्ट, वेयर ऑल यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग सुपर एन्यूएशन फंड। मान के चलो इस क्वेश्चन में सुपर एन्यूएशन फंड इज नॉट देयर, सुपर एन्यूएशन फंड में एम्प्लॉयर नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो सिर्फ 10,20,000 ही दे रहा है। और सी एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू एनपीएस, वो भी मान के चलो नील है। तीनों का टोटल हो गया 10,20,000। कितना टोटल हो गया? 10,20,000। अब 7.5 लाख का आ गया। जैसे आईसीआई के पास भी 2 कारण है आपको फेल कर, एक बोलेंगे एक तो इंडिविजुअली पेपर में 40 लेके आओ, हाँ, फिर टोटल भी चेक करेंगे, तो वैसे ही इंडिविजुअली हम 12% चेक करेंगे और तीनों का टोटल। कौन सी 3 चीजें? ये एक्ट ने डिसाइड कर दिया है, एक्ट ने डिसाइड कर दिया है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू आरपीएफ, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू सुपर एन्यूएशन फंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू एनपीएस, ये 3 चीजें एक्ट ने डिसाइड कर दी है तीनों। मैम आपने सुपर एन्यूएशन और एनपीएस नील क्यों लिखा? आई एम राइटिंग अज्यूम नॉट देयर इन दिस एग्जाम्पल, क्योंकि ना ये ऑलरेडी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इंटर लेवल के लिए, तो सब कुछ ऐड करके बहुत खिचड़ी करना मुश्किल है, तो पहले आप बेसिक वाला कॉन्सेप्ट सीख के लो, करेक्ट। तो लेस हाउ मच इज द टोटल एग्जाम्पशन शी कैन टॉलरेट? निर्मला सीतारामन कैन टॉलरेट 12% एंड शी कैन टॉलरेट टोटल 7.5 लाख। जैसे आईसीआई कैन टॉलरेट इंडिविजुअल 40 एंड टोटल 200, तो वैसे निर्मला सीतारामन जी कैन टॉलरेट 12 एंड शी कैन टॉलरेट 7.5 लाख। सो लेस एग्जाम्पशन यहाँ पे कितना होगा? ये एग्जाम्पशन जो होगा विच विल बी 7,50,000, तो ये एग्जाम्पशन होगा 7,50,000। सो आउटर कॉलम टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा 2,70,000। हाय अल्फाज, यस, सो नाउ यू कैन आस्क मी योर डाउट्स। नहीं लिखने का, राइट इट डाउन, इतना कोई पेपर ये नहीं है कि डायरेक्ट क्यों लिखने का। Why you should not write this? Show the examiner you know it. Yes, सुपर एन्यूएशन होगा, वो इधर ऐड होके 7.5 लाख के ऊपर जो भी है वो टैक्सेबल आ जाएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है भी हमारे नोट्स में जो मैंने करवाया है, हाँ इधर भी वही रहेगा। उधर सैलरी कितना दिया था क्लास में मैंने? 95 लाख। हाँ हाँ, ग्रेट शुभम, अब समझा, आदित्य अब क्लियर हुआ, वेरी गुड मैम। तो तनिष्क क्या पूछ रहा है? मैम तो 2,70,000 एम्प्लॉय टैक्सेबल होगा या पीजीबीपी में भी डिसअलाउड? हाँ, तू पीजीबीपी को कंफ्यूज मत कर तनिष्क, पीजीबीपी पढ़ के हो गया है। Employers contribute to RPF is allowed if the fund is approved, if you have paid it within the due date, उधर अलाउ होगा, डोंट कंफ्यूज इट। पीजीबीपी बोलेगा हमारे या हमारे रूल्स फॉलो करो। अभी हम किसके रूल्स पढ़ रहे हैं? परक्विजिट के। तो बेटा परक्विजिट के रूल्स मतलब सैलरी माने एम्प्लॉय के एंगल से पढ़ रहे हैं। मैम इफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट इज 15% देन वर्किंग कैसे करेंगे? तो दिव्या ऐसे करेंगे, ऊपर एम्प्लॉयर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 15%, लेकिन यहाँ एग्जाम करते वक्त 12% करेंगे, बचा हुआ टैक्सेबल कर देंगे, बचा हुआ टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है।
ऐसे कॉम्प्लिकेटेड आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बिलीव मी यू विल नॉट गेट इट। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। मेरे नोट्स में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन और वो मॉड्यूल में भी है। इफ़ यू कैन जस्ट टेल मी द क्वेश्चन नंबर ऑफ मंजूषा, वो आप रिवाइज करना, वो मॉड्यूल में भी दिया गया क्वेश्चन है, आपको वही उतना ही करना है। डोंट स्पेंड टाइम टू मच ऑन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज ये ऑलरेडी इंटर लेवल के लिए इतना आपने जान लिया तो भी काफ़ी है। नहीं, on this 270, so whatever is the corresponding interest on 2,70,000, जो भी इंटरेस्ट आपने अर्न किया होगा, इंटरेस्ट आपको जो पीएफ पे इस पे मिला होगा 270, इट विल ऑल्सो बी टैक्सेबल एज अ परक्विजिट, इट विल ऑल्सो बी टैक्सेबल एज अ परक्विजिट। तो बेटा ये बिल्कुल एक परक्विजिट की तरह ही टैक्स होगा, ये आईओएस में टैक्सेबल नहीं होगा, ये आईओएस में टैक्सेबल नहीं होगा। ये दो परक्विजिट्स है। कोई मुझे इन परक्विजिट्स का सेक्शन बताएगा? सेक्शन 17(2) क्या है? इन परक्विजिट्स का सेक्शन बताएगा क्या कोई? 17(2)(7) and 17(2)(7)(a). A talks about interest। चेक करो सेक्शन सही है क्या? और ये this is in excess of 7,50,000. Check the sections first. मिले कि नहीं sections? आदित्य 9.5 का मिलेगा तो क्यों कंफ्यूजन कर रहा है? 9.5 अलग है, ये अलग हो गया। हाँ 9.5 तो मिलेगा ही, उसको हमने हाथ भी नहीं लगाया, उसको टच भी नहीं करना है, ओल्ड एग्जाम्पशंस को हाथ भी नहीं लगाना है अपने को। परफेक्ट, यही है। और दोनों ये परक्विजिट करके माने जाएंगे। तो यहाँ कंप्लीट होते हैं आपके 16 परक्विजिट। 15th हो गया और ये 16th था कि करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट ऑन द अबव अमाउंट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ परक्विजिट। चेक करो, ठीक है। चलो अब सेकंड कैटेगरी करते हैं परक्विजिट्स का। मुझे दिखाना मंजूषा, आई टेल यू द क्वेश्चन नंबर। ये क्यों नहीं आ रहा? उसकी क्या तबीयत खराब हो गई? ठीक है, हाँ फैन के साथ फैन डालो। We have done a question on this from our notes. I was just seeing the question number, but it's there in our I think the question should be there in रामबाण मैंने दिया होगा, फिर नहीं तो ऐसा होगा। बाद में चेक करके क्वेश्चन नंबर आपको बता देती हूँ, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब जाएंगे आगे सेकंड कैटेगरी। सो राइट डाउन हियर सेकंड कैटेगरी ऑफ परक्विजिट्स। सेकंड कैटेगरी क्या है? परक्विजिट्स टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ओनली स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। Perquisites taxable in the hands of only specified employees. हाँ Satakshi, I will cover that 2,50,000. Wait, I am going to cover that. Yes, I am going to cover. Employee contract का भी cover करूँगी पक्का। तो इनफैक्ट कर ही देती हूँ। चलो अभी एक और, वो परक्विजिट के तौर पे नहीं है लेकिन वो एग्जाम्पशन के तौर पे रहता है। आप सुनना, एक क्लाइंट आता है मेरे पास। क्लाइंट बोलता है कि मैम हमें कुछ इन्वेस्टमेंट की आइडियाज दो। अब देखो अलग, अभी हम किसी और के एंगल से सोच रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनना। अब एक क्लाइंट आता है, करुणा मैम वो एनुअल एक्रेशन वाला फॉर्मूला नहीं करना, नहीं करना है ना, ऑफकोर्स एनुअल एक्रेशन वाला ही फॉर्मूला करके सॉल्व करना है करुणा। So you will have to, we have done that question in the class, और उसका मैंने आपके साथ अनलिस्टेड लिंक भी शेयर कर दिया है।
so it's there with you forever. But if you want, I can again share it and discuss that with you, or I will make it unlisted link तो दिया हुआ है आपको. अब आप ये सुन के लेना, एम्प्लॉई की बात करेंगे, एम्प्लॉई के एंगल से सोचेंगे थोड़ा. अब एम्प्लॉई क्या बोलता है, इफ आई इन्वेस्ट, सी जैसे राजू के केस में, राजू के केस में उसकी सैलरी कितनी आ रही है, 85 लाख. अब उसके एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर उसके अकाउंट में कितना डालेगा, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री इज 12%. कितना कॉन्ट्री है बेटा, 12%. दैट 12% कम्स टू 10,20,000. ये पैसा कहाँ जाएगा, पीएफ में जाएगा. प्लस कौन पैसा डालेगा मैम, एम्प्लॉई भी पैसा डालेगा. कौन पैसा डालेगा, एम्प्लॉईज कॉन्ट्री भी होगा, और एम्प्लॉईज कॉन्ट्री होगा 12%, वो भी डालेगा 10,20,000. इनफैक्ट एम्प्लॉय 10-20 नहीं, कभी कभी तो एडिशनल भी डाल सकते हैं. एम्प्लॉयज अपनी मर्जी से ज्यादा पैसे भी डाल सकते हैं प्रोविडेंट फंड में, क्योंकि व्हाट इज पीएफ, इट इज नथिंग बट लाइक जस्ट लाइक सेविंग्स, एक इन्वेस्टमेंट के जैसा है. यहाँ क्या होता है, अब ये जो पूरा इंटरेस्ट आपने और एडिशनल कंट्रीब्यूशन करना है तो आप कर सकते हो. अब निर्मला सीतारमन जी को ये चीज से भी डर हो रहा था, यार आप पीएफ में पैसे डालते जा रहे हो, क्यों, क्योंकि उसका इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जाम्प्ट है. तो नाउ शी सेड नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा. सी वरना ये एम्प्लॉय कहाँ डालता था पैसे, वरना ये एम्प्लॉय बैंक की एफडी में डालेगा, कहीं और डालेगा, तो उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल हो रहा था. अब सीए ने उसको क्या बोल दिया, इधर आ, एक आइडिया है, तू पीएफ में तेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ा दे, तेरे को 1.5 का सवाल नहीं है, 9.5% तक तुमको इंटरेस्ट जो मिलेगा वो एग्जम्प्ट होगा. तो तू बिंदास, पीएफ आजकल कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 8%, 7.5%. यस, तो दे गिव यू 7.5-8% का इंटरेस्ट मिलता है प्रोविडेंट फंड पे, आरपीएफ पे. तो यार जो भी इंटरेस्ट मिलेगा पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा. बेस्ट है ना, कहाँ मिला है आजकल, एफडी पे 8% मिलता है, 7%, कभी 6%. तो वो तो टैक्सेबल होता है, आपको उसमें से टैक्स का अमाउंट भी देना पड़ता है. आपने एफएम में टैक्स शील्ड वगैरह सीखा होगा कि नहीं, तो आप एक्चुअली 8% नहीं कमा रहे, 8-30% कमा रहे हो, बिकॉज यू पेइंग टैक्स ऑन दैट. सो व्हाट शी सेड, see these 3 provisions you have to learn theoretically more, you must know it. जैसे कि ये वाला, ये किसकी कॉन्ट्री की बात कर रहा है, ऊपर वाला एम्प्लॉयर की कॉन्ट्री की बात कर रहा है. किन चीज में, ऊपर वाला एम्प्लॉयर की कॉन्ट्री की बात कर रहा है. अब ये नीचे वाला किसकी कॉन्ट्री की बात कर रहा है, एम्प्लॉई के कॉन्ट्री की बात कर रहा है. तो एम्प्लॉई का जो कॉन्ट्री है, शी सेज मैक्सिमम, यू वांट टू पुट मोर, यू पुट मोर, बट मैक्सिमम शी सेज 250 तक का जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन 250, इंटरेस्ट ऑन 2,50,000 तक एग्जम्प्ट होगा. एंड सो इट इज बेसिकली एग्जम्पशन 2.5 लाख का नहीं है, इंटरेस्ट के अमाउंट पे एग्जम्पशन है. इंटरेस्ट ऑन 2,50,000, इंटरेस्ट ऑन 2,50,000 विल बी एग्जम्प्ट. इंटरेस्ट ऑन कॉन्ट्री अबाउट 2,50,000 विल बी टैक्सेबल. ये आपको कैलकुलेशन इंटर में नहीं है. मैंने इससे रिलेटेड एक जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया है, आई विल जस्ट ट्राई एंड सी, मुझे उसका अगर कहीं लिंक या कुछ मिल जाता है तो मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ. सो इंटरेस्ट ऑन 2,50,000 इज एग्जम्प्ट, इंटरेस्ट ऑन कॉन्ट्री अबाउट 2,50,000 विल बी टैक्सेबल. बॉस ये किसके कॉन्ट्री की बात हो रही है, ये बात हो रही है एम्प्लॉई के कॉन्ट्री की. किसके कॉन्ट्री की बात हो रही है, एम्प्लॉई के कॉन्ट्री की. तो मैम फिर से सम अप कर दो, बिल्कुल कर दो. देखो पहले देखने का एम्प्लॉयर कॉन्ट्री, एम्प्लॉयर कॉन्ट्री, उसके पैसे मेरे अकाउंट में आ रहे हैं, तो मेरा फायदा हो रहा है कि नहीं, हाँ हो रहा है. अब उसके टोटल फायदे को टोटल लिमिट है, कितना लिमिट है, 7.5 लाख का लिमिट है. कितना लिमिट है, 7.5 लाख का लिमिट है. कैसे देखते हैं अपन लिमिट, एम्प्लॉयर कॉन्ट्री टू आरपीएफ, एम्प्लॉयर कॉन्ट्री टू एनपीएस, एम्प्लॉयर कॉन्ट्री टू सुपरएन्युएशन. टोटल लिखने का 7.5 लाख तक है तो सुपर, नो प्रॉब्लम. 7.5 लाख के ऊपर चला गया तो ऊपर वाला अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा. बस वो अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, उस अमाउंट पे तुम इंटरेस्ट भी कमा रहे हो वो भी टैक्सेबल होगा. बॉस ये एम्प्लॉयर की कॉन्ट्री की बात हो रही है इसलिए पॉजिटिव हो रहा है. अब एम्प्लॉई के कॉन्ट्री की बात हो रही है, एम्प्लॉई भी बिंदास कॉन्ट्री करते जा रहा है, करते जा रहा है, आरपीएफ में पैसे डालते जा रहा है, डालते जा रहा है, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जाम्प्ट हो रहा है. 9.5% तक तो आरपीएफ का इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है. आजकल इंटरेस्ट 8 वगैरह कुछ मिल रहा है आपको, तो जो भी मिल रहा है एग्जाम्प्ट ही हो रहा है. तो निर्मला दीदी से नहीं 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 चलेगा, तुम 2.5 लाख तक एग्जाम्पशन एंजॉय करो, उसके ऊपर तुमको डालना है तो डालो, बट वो टैक्सेबल हो जाएगा. तो ये theoretically even if you know it is more than enough. So right now just know these 3 concepts theoretically, it is more than enough. ठीक है, अब मैं बात करूंगी, आप नोटबुक में लिस्ट करेंगे
perquisites taxable in the hands of specified employee. So आप लिस्ट बनाइए perquisites taxable in the hands of specified employee. Now we will know who is a specified employee. Specified employee is a director of a company. Either or हो सकता है, तो either you are a director or yes, or you are a person having substantial interest, or you are having substantial interest, or your monetary salary is more than 50,000. Monetary salary is more than 50,000 per month नहीं, monetary salary is more than 50,000 per annum. बस 50,000 साल का मतलब 4,800 4-5,000 के नीचे मंथली सैलरी लगभग। आर्टिकलशिप में भी स्टाइपेंड मिलती है ना तुमको यस तो लगभग मैं आपको बता दूं कि यार आपका ये जो हर कोई स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है यार, हर कोई स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है, और नहीं तो क्या। आई एम श्योर वेरी सून दिस कॉन्सेप्ट विल गेट डिलीटेड। आई डोंट नो व्हेन दैट फाइनेंस मिनिस्टर विल सी कि ऐसा ये कॉन्सेप्ट है जो इतने काम का नहीं है, बट ठीक है। तो पहले तो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉई हो गए। पता है यहाँ पे कौन सी परक्विजिट्स टैक्सेबल है? यहाँ पे है लगभग 7 परक्विजिट्स। इसमें से एक फेवरेट तो एलटीसी, मोटर कार, वेरी लिमिटेड काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बिलीव मी। और एक चीज बच्चों, अगर आप चाहते हो कि सैलरी का टॉपिक आपका एकदम अच्छा जाए, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको लर्न करना पड़ेगा। ये जो आज किसी बच्चे का कंफ्यूजन हुआ, मैम 12 एम्प्लॉयर कॉन्ट्री के लिए, इंटरेस्ट के लिए 9.5 है, ये आप लर्न करो। यू विल हैव टू सिट एंड लर्न दैट सैलरी। सी देयर इज लिटिल लर्निंग रिक्वायर्ड इन इनकम टैक्स एंड दैट इज चैप्टर ऑफ सैलरी। जैसे कुछ तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत लॉजिकल होते हैं, जैसे जरूरी नहीं पीजीपीपी में हम मगअप नहीं करेंगे, लर्निंग नहीं करेंगे, खर्चा अलावेबल के लिए हम लॉजिक से जाएंगे। बट सैलरी के चैप्टर को अगर आप कैप्चर करना चाहते हो तो लॉजिकली जो मैंने आपको समझाया, अब आपकी बारी है उसको बैठ के लर्न करने की, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरे साथ अच्छे से कर पाओगे। तो ये डिसीजन आपका है कि आप इसको कितने अच्छे से लेते हो, लर्निंग करने का पार्ट। आगे अब यहाँ कौन से परक्विजिट्स आएंगे? एक होता है सर्वेंट फैसिलिटी, मतलब सर्वेंट प्रोवाइड करना, सर्वेंट फैसिलिटी। सर्वेंट ये किसने प्रोवाइड किया? एम्प्लॉयर ने सर्वेंट दिया। सर्वेंट किसने दिया है? एम्प्लॉयर ने आपके यहाँ सर्वेंट दिया है। तो ये जो सर्वेंट का जो भी सैलरी होगा, अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो ये हो गया आपका परक्विजिट। और ये तभी टैक्सेबल होगा अगर ये तभी टैक्सेबल होगा अगर आप एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो। नाउ हु इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय? बॉस, आइदर आप डायरेक्टर हो या आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट माने 20% से ज्यादा शेयर होल्डिंग, प्रॉफिट में शेयर है, या तीसरा आपकी मॉनेटरी सैलरी 50,000 पर एनम से ज्यादा है, 50,000 पर एनम से ज्यादा है तो यस। अब देखते हैं सर्वेंट फैसिलिटी। सर्वेंट फैसिलिटी बोल दिया, ये बहुत सिंपल वाले परक्विजिट्स है। आपको एम्प्लॉयर ने कुक प्रोवाइड किया, वॉचमैन प्रोवाइड किया, बॉस देयर परक्विजिट इज exempt from not exempt from tax, it is taxable। सिर्फ एक exempt होता है, गार्डनर सैलरी। गार्डनर सैलरी एग्जम्पशन दिया, लेकिन भारी उसके साथ एक कंडीशन जोड़ा, प्लस है उसके साथ। गार्डनर सैलरी तभी होगा अगर आपका अकोमोडेशन जो ओन्ड है, ओन्ड अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर आपको घर दे रहा है, और कैसा घर दे रहा है? जो उसने ओन्ड किया हुआ है, तो वो ओन्ड घर दे रहा है, तो उसके साथ गार्डनर सैलरी फ्री फ्री फ्री, ऐसा इनकम टैक्स बोल रही है। तो सर्वेंट फैसिलिटी इज टैक्सेबल, बिल्कुल सर्वेंट फैसिलिटी बेटा इज टैक्सेबल। सिर्फ उसमें जो गार्डनर सैलरी और ये जो सिर्फ अकोमोडेशन है, ये वाला एग्जम्पशन है सिर्फ। ये बहुत रेयर है, रेयर है। एक तो गार्डनर मिलना चाहिए, गार्डनर के साथ तुमको अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होगा तो गार्डनर की सैलरी को एग्जम्पशन है, अकोमोडेशन को नहीं, सिर्फ गार्डनर की सैलरी को एग्जम्पशन है। फिर क्या है आगे? एजुकेशन फैसिलिटी। एजुकेशन फैसिलिटी से रिलेटेड मैं फटाफट से हर एक चीज यहाँ पे कवर कर देती हूँ।
एजुकेशन फैसिलिटी में लेकिन पहले हम कवर करेंगे, अगर आपको एजुकेशन अलाउंस मिला तो बॉस ये एक अलाउंस है, अलाउंस के स्टेशन पे गाड़ी उतरेगी, ओहो अलाउंस के स्टेशन पे गाड़ी उतरेगी तो आपको अलाउंस के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और एजुकेशन अलाउंस बन जाएगा, बन जाएगा। एग्जाम कौन सी कैटेगरी में आता है एजुकेशन अलाउंस? डिपेंडेंट ऑन अमाउंट स्पेसिफाइड, करेक्ट। तो देखो एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस आया तो कौन सी स्टेशन पे गाड़ी उतरेगी? इट इज अ अलाउंस। देखो कितना सिली लग रहा है ऐसे बोलने के लिए कि इट इज अ अलाउंस, ऑफ कोर्स इट इज अ अलाउंस एंड ये अमाउंट स्पेसिफाइड पे डिपेंड करेगा। मैं सब कुछ रिलेटेड टू एजुकेशन बोल रही हूँ। ट्रेनिंग या सेमिनार, ट्रेनिंग या सेमिनार एक्सपेंसेस ये एग्जाम्प्ट होता है। ट्रेनिंग और सेमिनार एक्सपेंसेस फॉर एम्प्लॉई, ट्रेनिंग और सेमिनार एक्सपेंसेस फॉर एम्प्लॉई, एग्जाम होता है, एग्जाम ऑपोजिट में आता है। अब देखते हैं एम्प्लॉइज चिल्ड्रन go to XYZ school, fees paid by employer, क्या होगा? It will be fully taxable and it is fulfillment of obligation। ये क्या हो रहा है? इट्स अ टैक्सेबल परक्विजिट। ये कोई भी कैटेगरी का आप एम्प्लॉय हो ये टैक्सेबल होगा। इट्स अ टैक्सेबल परक्विजिट, इट इज फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। बिलीव मी, ये आप अच्छे से नोट कीजिए और समझ लीजिए तो आपका सैलरी बहुत अच्छे से हो जाएगा। आज ट्राई करेंगे कि सैलरी का पार्ट हम खत्म कर दें, क्योंकि क्या अभी मोटर कार और ये बचा है, कुछ एग्जाम परक्विजिट्स में डिस्कस कर लेती हूँ। पता नहीं होगा कि नहीं, रिलीफ है और भी कुछ चीजें हैं। ओके, नोट कर लिया क्या? एम्प्लॉइज चिल्ड्रन गो टू स्कूल। अब मैम ये वाली एजुकेशन फैसिलिटी कौन सी है? पता है यहाँ ये वाली कौन सी आती है? ये वाली फैसिलिटी है जब आपके बच्चे एम्प्लॉयर के स्कूल में जाते हो। हाँ, तो ये सिर्फ उसके लिए, जब आपके बच्चे एम्प्लॉयर के स्कूल में जाते हो। तो ये देखो मैंने आपको कितने एग्जाम्पल्स दिए। एक मैम एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेशन अलाउंस, बॉस इट्स एन अलाउंस। दूसरा ट्रेनिंग, देखो मैं जब एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग और सेमिनार्स अटेंड करने के लिए भेजती हूँ उससे कंपनी का फायदा होता है, इसलिए हम ये क्या कर देते हैं, एग्जाम परक्विजिट कर देते हैं कि मेरा स्टाफ अगर ट्रेंड रहेगा तो मेरा काम अच्छे से होता है कि नहीं बेटा। हाँ, अब देखो ये अभी फोर्थ में, अब थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अभी ये होने वाला है, एम्प्लॉइज चिल्ड्रन गो टू XYZ स्कूल नहीं, ना 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 ना, they are going to employers school। oh my god, they are going to employers school, correct। now इसमें क्या है? अब इसमें दो टाइप का टैक्सेशन है। किसी को कुछ याद आ रहा है? कोई रामबाण देख के बोलेगा, कोई नोट्स देख के बोलेगा। क्या याद आ रहा है आपको? एम्प्लॉइज चिल्ड्रन गो टू एम्प्लॉयज स्कूल, बेटा ये तो एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए ही टैक्सेबल है। दिस इज टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए ये टैक्सेबल होगा। yes, up to 1000 per month per child, but once it crosses 1000 then it is fully taxable if the benefit is value is up to 1000। नहीं, यहाँ पे there is no restriction on number of children, correct। a benefit is up to 1000 per month per child then it is fully
एग्जाम। और अगर ये बेनिफिट इज अबाउ 1000 per month per child, then it is fully taxable. fully हाँ, माने ऐसा नहीं कि 1000 का एग्जाम्पशन मिलेगा फिर ऊपर की अमाउंट टैक्सेबल होगी, नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल, यू आर गेटिंग अ बेनिफिट ऑफ फीस इज 1500 पर मंथ, तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा? 1500 पर मंथ इंटू 12 म्हणजे 18,000 क्या? चेक करो। हाँ, ये चाइल्ड के लिए एग्जाम्पशन है। अगर आपका चाइल्ड नहीं है, कोई रिलेटिव पढ़ रहा है, रिलेटिव, देन इट इज फुली टैक्सेबल। मतलब फर्क क्या हुआ मैम चाइल्ड और रिलेटिव में? चाइल्ड को 1000 का एग्जाम्पशन दिया है और रिलेटिव को कोई भी एग्जाम्पशन नहीं दिया है। कैसे होता है कि मैं टीचर हूँ और मेरा जो एम्प्लॉयर है वो स्कूल ही है। मैं एम्प्लॉयर, आई एम वर्किंग फॉर अ स्कूल, आई एम अ टीचर इन अ स्कूल, तो आई विल पुट माई चाइल्ड इन दैट सेम स्कूल। ये जो परक्विजिट है ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज में टैक्सेबल होता है। लेकिन जब मेरा बच्चा, मैंने डिसाइड किया किसी और स्कूल में जा रहा है और एम्प्लॉयर उसकी फी पे कर रहा है, तो बॉस इट इज फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। तो कौन से देखो, बहुत अच्छे से मैंने सब एग्जांपल्स कवर कर लिए यहाँ पे। बैकग्राउंड नॉइज का है, आज आ रही है? आज तो नहीं, चेक कर लो। नहीं, अब भी आया है। प्राची अभी क्यों बोल रहे हैं? बाकी के बच्चों ने क्यों नहीं बोला? 10-20 और एग्जाम कितना होता है? कल का पहला पॉइंट देखते हैं। विल डू इट ना, एक सेकंड। आई विल जस्ट कॉल प्रसाद एंड टेल हिम। अब कौन सी फैसिलिटी है? तब तक हम लिखते हैं, बैकग्राउंड साउंड विल चेक। सर्वेंट फैसिलिटी हो गई, एजुकेशन फैसिलिटी हो गई। अब कौन सी फैसिलिटी के लेंगे? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फ्रॉम एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉयर कौन है? एम्प्लॉयर भी एक ट्रांसपोर्टर ही है। एम्प्लॉयर कौन है? ट्रांसपोर्टर है। तो बोलना चाहिए था ना तुम लोग। फिर भी बोल देना कि कैसे होता है। तुम लोगों ने बोल दिया तो हम लोग करेंगे, तो पता ही नहीं चलता ना। सो आई एम जस्ट कॉलिंग, टिल देन आई विल कीप राइटिंग। यस, हाय शिवानी। मेडिकल फैसिलिटी भी कराती हूँ, एलटीसी कराऊंगी, फिर कार फैसिलिटी है ना। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत रेयर है, मतलब यस, गैस इलेक्ट्रिक, यस, दैट इज आल्सो देयर। सो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इज फ्रॉम योर एम्प्लॉयर एंड योर एम्प्लॉयर इज अ ट्रांसपोर्टर। सो एम्प्लॉयर आपका ट्रांसपोर्टर है, बट इफ यू गेट दीज फैसिलिटीज फ्रॉम रेलवेज एंड एयरलाइंस, देन इट इज एग्जाम। तो अगर रेलवेज और एयरलाइंस आपके एम्प्लॉयर है और पायलट को वो फ्री ट्रांसपोर्ट अलाउ कर रहे हैं, टिकट के पैसे नहीं ले रहे पायलट और उसकी फैमिली से, दिस इज अ एग्जाम परक्विजिट। अरे नहीं, बोल देने का। अब लगता है यस, ये लोग पढ़ाई के लिए सीरियस है मैम। ये छोटी बात हमने नहीं बोली कि वॉइस मैनेजेबल पढ़ ही लेते हैं, दैट्स अ गुड थिंग, बट यू शुड टेल। शिवानी, नो प्रॉब्लम, यू कैन वॉच द लेक्चर अगेन। आई नो आज टैक्स का लेक्चर भी आपका लेट छूटा, बट
आई हैड टू स्टार्ट बिकॉज आई हैव अ लेक्चर अहेड। लॉ का लेट छूटा इसलिए मुझे, लेकिन मैंने स्टार्ट कर भी दिया। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। करके देख। ओके, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बाद है मेडिकल। अच्छा, रेलवेज एयरलाइंस एग्जाम होगा। जैसे अगर इफ आई एम वर्किंग विथ नीता वॉल्वो, लेकिन अगर मेरा एम्प्लॉयर कौन है, नीता वॉल्वो, नीता वॉल्वो अगर मैं काम कर रही हूँ और मुझे कोई भी बेनिफिट मिला तो वो बन जाएगा टैक्सेबल। तो बेनिफिट क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। चेक कर लो अभी। अब मेडिकल फैसिलिटी, यहाँ पे एक अमेंडमेंट है। मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल मेडिकल फैसिलिटी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल एग्जाम। एम्प्लॉयर हॉस्पिटल, अरे नीता वॉल्वो मतलब कोई ट्रेवल्स की बस रे बाबा, एग्जाम्पल दिया। सॉरी आदित्य, कोई ट्रेवल्स, ट्रेवल्स नहीं होती है, बसेस नहीं होती स्टेट ट्रांसपोर्ट की। तुम किसी ट्रॅव्हल्स कंपनी में काम कर रहे हो, ऐक ना आवाज येतोय तो कालचा का बॅकग्राऊंडला, आत्ता सांगितलं मुलांनी। नाही नाही येतोय, बघ आहे ना, गेला। अच्छा, हाँ हाँ, एम्प्लॉयर हॉस्पिटल है तो एग्जाम्ड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो एग्जाम्ड। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एग्जाम्ड होगा, एम्प्लॉयर हॉस्पिटल में एग्जाम्ड होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल क्या होगा, फुली टैक्सेबल। टैक्सेबल, या टैक्सेबल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल एग्जाम्ड, एम्प्लॉयर हॉस्पिटल एग्जाम, प्राइवेट हॉस्पिटल इज फुली टॅक्सेबल। हाँ, इनकम टैक्स अप्रूव्ड हॉस्पिटल एग्जाम्ट आएगा, तो वो ऊपर लिखती हूँ, यस। इनकम टैक्स अप्रूव्ड हॉस्पिटल क्या होगा, एग्जाम्ट होगा। इनकम टैक्स अप्रूव्ड हॉस्पिटल विल बी एग्जाम्ट। प्राइवेट हॉस्पिटल फुली टैक्सेबल। हाँ, बट यहाँ पे पता है क्या, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट है जो जो आईसीआई को पसंद है। एंड ऑफकोर्स एक मिनट पहले मैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बताती हूँ। अगर कोविड रिलेटेड खर्चा किया, सो कोविड related expenses are done for employee or its family members, it will be exempt. ये exempt होगा। तो ये अमेंडमेंट आया है फाइनेंस एक्ट 22 का, ये अमेंडमेंट आया है। कोविड एक्सपेंसेस अगर मैंने एम्प्लॉयज़ के मेडिकल फैसिलिटी में उनके कोविड की ट्रीटमेंट करी तो इसको परक्विजिट नहीं माना जाएगा, ये एग्जाम्ट होगा, भले ही आप फिर किसी हॉस्पिटल से कराओ। कोविड वाले एक्सपेंसेस एग्जाम्पशन होंगे। दैट्स एन अमेंडमेंट, दैट्स इन फाइनेंस एक्ट 22। हो गया। फैमिली मेंबर्स मतलब ब्रदर, ऐसे डिफाइंड ब्रदर सिस्टर मदर फादर एंड चिल्ड्रन।
ascendant, lineal ascendant descent, mother, father, children, brother, sister, spouse. That's the definition of family. मेडिकल में वही है डेफिनेशन ऑफ फैमिली. यस. अब मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया भी होती है. और फिर मैं बोलती हूँ एक कॉमन पॉइंट जो आईसीआई को पसंद है, मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया. अगर मेडिकल फैसिलिटी आप आउटसाइड इंडिया कर रहे हो तो आपका जो भी फॉरेन करेंसी में खर्चा होता है, माने कि वहाँ पे मेडिकल का खर्चा, मेडिकल एक्सपेंस प्लस वहाँ का अकोमोडेशन, मेडिकल एक्सपेंस प्लस क्या, वहाँ का अकोमोडेशन, द मेडिकल एक्सपेंस प्लस वहाँ का अकोमोडेशन. तो ये मेडिकल एक्सपेंस प्लस अकोमोडेशन विल बी एग्जम्प्ट इफ इट इज अप्रूव्ड बाय आरबीआई. व्हाई आरबीआई? अरे फॉरेन करेंसी के लिए आरबीआई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. इफ अप्रूव्ड बाय आरबीआई. हाँ नितिन, कोविड वाला खर्चा आप कहीं पे भी करो एग्जम्प्ट होगा. कोविड वाला एक्सपेंसेस यू डू इनकर एनीवेयर इन एनी हॉस्पिटल, इन एनी हॉस्पिटल. नहीं तो क्यों देते एग्जाम्शन? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो वैसे भी एग्जाम्ट है, तो बचा कौन सा हॉस्पिटल है? प्राइवेट ना. हाँ, तो कोविड वाला एक्सपेंसेस इज एग्जाम्ट. एंड आउटसाइड इंडिया में ये दो प्रकार का होगा, एक मेडिकल, दूसरा होता है ट्रैवलिंग. ट्रैवलिंग वाला एक्सपेंडिचर इज एग्जाम्ट इफ योर जीटीआई इज अप टू 2 lakhs. एग्जाम्पशन के लिए कुछ ना कुछ लिमिट होती है, कुछ कंडीशन होती है लिमिट से भी ज़्यादा. एग्जाम्प्ट if what if GTI is up to GTI is up to 2 lakhs. डन. अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं? ये जो मेडिकल फैसिलिटी है, द रूल्स आर सेम वेदर यू हैव दिस मेडिकल फैसिलिटी, अगर आप स्पेसिफाइड हो या नॉन स्पेसिफाइड हो, रूल्स सेम है. भले ही नॉन स्पेसिफाइड की कैटेगरी में आ गया ना, जैसे कभी कभी ये फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन में आता है. माने एम्प्लॉयर, मैंने हॉस्पिटल का बिल मेरे नाम पे है, एम्प्लॉय हूँ मैं, मेरे नाम पे हॉस्पिटल का बिल है, तो उसका पेमेंट करना भी मेरी जिम्मेदारी है. लेकिन एम्प्लॉयर ने कर दी, तो यार गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए पेमेंट किया तो एग्जाम्प्ट, प्राइवेट के लिए किया तो टैक्सेबल, कोविड वाला किया तो कहीं पे भी करने दो एग्जाम्प्ट हो जाएगा. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द रूल्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, रूल्स आर सेम, रूल्स आर सेम. माने वो स्पेसिफाइड की कैटेगरी में आने दो या नॉन स्पेसिफाइड की कैटेगरी में आने दो, इनके रूल्स होने वाले हैं सेम. ऑफकोर्स अकोमोडेशन में एक पर्सन आपको अकम्पनी कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1 person कैन अकम्पनी यू. डन. या तो क्या क्या फैसिलिटीज़ हो गई? ओहो, सारी फैसिलिटीज़ हो गई. अभी गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, वो तो सिंपल है, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी. तो सर्वेंट फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, और अभी 5th है क्या? कितने पॉइंट्स हो गए आपने? 5th इज गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी. इट इज टैक्सेबल. बस इसमें कुछ खास नहीं है, जितना गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी का आपको फायदा हुआ वो टैक्सेबल हो जाएगा. उसके बाद Rayapati, only 1 attendant is allowed. Yes, Satakshi, group mediclaim insurance for employees is exempt. Absolutely right. Group medical insurance for the employees is exempt. Employees के health का mediclaim insurance is exempt. Group medical insurance is also exempt. Perfect. उसके आगे
अब मोटर कार फैसिलिटी ये टेबल से करना पड़ेगा, एंड सेवेंथ this will refer from the table is LTC. LTC is leave travel concession. पहले तो it is taxable only in the hands of specified employee. You are on leave और आपका ट्रैवल का खर्चा, ट्रैवल एक्सपेंसेस आप इनकर कर रहे हो, तो आपको जितना भी परक्विजिट मिल रहा है, so whatever perquisite you get, it's a perquisite you get. See, if you get a perquisite of 50,000 example, LTC आपको मिला 50,000, आपका एग्जम्पशन कितना होता है? इट कैन नॉट एक्सीड द एक्सपेंडिचर। ट्रैवलिंग पे आप छुट्टी पे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल आपको इंडिया में ही करना है, ट्रैवल आप आपके फैमिली के साथ करते हो, फैमिली की डेफिनेशन दी गई है, ट्रैवल आपको इंडिया में ही करना है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड परक्विजिट्स के लिए क्या है, LTC आपको मिल रहा है 50,000, यू आर गेटिंग एन LTC ऑफ 50,000। यहाँ मान लो, अज्यूम कर लो कि आपका ट्रैवलिंग पे एक्सपेंसेस इज ओनली या 30,000 बोल देते हैं, तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा 30,000 का, बचा हुआ LTC हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल। ये है आपका एक्सपेंडिचर। तो आपको LTC जो है खर्चा या LTC रिसीव विचएवर इज लोअर, खर्चा या LTC रिसीव विचएवर इज लोअर। कमान कितने साल में LTC का एग्जम्पशन ले सकते हैं? In a block of 4 calendar years, you can claim LTC exemption only 2 times. In a block of 4 calendar years, you can claim the LTC exemption only 2 times. So ये है लीव ट्रैवल कंसेशन, या इसको LTA भी बोलते हैं, लीव ट्रैवल असिस्टेंस। से पर्सनली आप छुट्टी पे जा रहे हो और फैमिली के साथ घूमने जा रहे हो, तो यार ये तुम्हारा ही काम बनता है, फिर भी हम बोलते हैं नहीं चलो यार कुछ थोड़े बेनिफिट दे दो ना एम्प्लॉयज़ को, तो हम बोलते हैं LTC दे दो। LTC देने के बाद क्या होगा कि LTC का एग्जम्पशन हम हमेशा नहीं देंगे, 4 साल में 2 बार ही देंगे। रेस्ट मैम अगर मुझे 2 बार ही एग्जम्पशन मिलेगा, देन रिमेनिंग टाइम इट विल बिकम फुल्ली टैक्सेबल। यहाँ ICI का फेवरेट एडजस्टमेंट क्या है? फैमिली में आएगा ओन, स्पाउस, आई थिंक पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर वो तो आएंगे ही, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए फाइनेंशियली। अब इम्पॉर्टेंट है चिल्ड्रेन के लिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है 2 चिल्ड्रेन का, मैक्सिमम 2 मैक्सिमम 2। फिर यहाँ पे वो ट्विंस वाला फंडा है, ट्विंस वाला फंडा कहीं और नहीं है, सिर्फ LTC में, याद रखो ट्विंस वाला फंडा इज ओनली इन LTC एंड नोवेयर एल्स। तो यहाँ पे ये क्या बोलता है? LTC ये बोलता है कि ये ट्विंस वाले फंडे में LTC ये बोलता है कि 2 years कि 2 बच्चों के लिए आपको एग्जम्पशन मिलेगा, लेकिन अगर फर्स्ट बर्थ के बाद मल्टीपल ट्विंस बर्थ्स होते हैं, मतलब ट्विंस हो गए, ट्रिपलेट्स हो गए, तो फिर उनका खर्चा अलाउ करेंगे। ठीक, क्या होता है आपको एग्जम्पशन कितना मिलेगा? एग्जम्पशन कितना मिलेगा? खर्चे जितना। तो खर्चा किसका किसका काउंट करेंगे? मेरा, वाइफ का, पेरेंट्स, सिस्टर, ब्रदर अगर वो मुझ पे डिपेंडेंट है, और बच्चों के खर्चे हम काउंट करेंगे, लेकिन कितने बच्चों के काउंट करेंगे? 2 ही बच्चों के। लेकिन मान लो अगर पहला बेटा हुआ, बाद में 2 बेटियां हुई ट्विंस में, तो तीनों के खर्चे अलाउ कर देंगे। ट्विंस इज एन एक्सेप्शन, जहाँ पे हम बोलते हैं कि आफ्टर फर्स्ट बर्थ इफ यू हैव मल्टीपल बर्थ्स देन इट विल बी अलाउड। करेक्ट। वो लीव पे गया, वहाँ पे उन्होंने ऑफिस में तो बोल दिया उधर ये भी काम करना, ऑफिस का भी काम करना है उनको, तो मैं वो खर्चा, it's not LTC then, it doesn't come in LTC, you're not allowed to give LTC like that. LTC is only on leave when you're on a छुट्टी, yeah, and then you're going on a holiday, ऐसा। and इतना अगर तुम काम करके आ गए तो इतना यहाँ पे फिर ये नहीं आएगा, है ना। अब मोटर कार फैसिलिटी करते हैं अपन। मोटर कार शिवानी मेरी तबीयत अभी बहुत अच्छी है, आई एम मच बेटर। मोटर कार में सबसे ज़्यादा अभी ये आते हैं, तो ये आपको क्लास में करवाए हुए मैं फटाफट एक रिकैप करा के दे देती हूँ, है ना।
हाँ ये आता है, बट सिंपल वाले ही आते हैं ये तो। देखते हैं, नॉट अ परक्विजिट में पहला तो गाड़ी किसकी है और ओन कौन कर रहा है। सो कार इज हुज एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय हुम, ये सब देखना होता है अपने को। सो कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो आपको पता है बहुत बार क्वेश्चन में दिया जाता है फ्री कार इज प्रोवाइडेड टू यू और फ्री कार इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। बॉस गाड़ी किसकी है, एम्प्लॉयर की है। फ्री क्यों है, क्योंकि आपको तो फ्री में प्रोवाइड की जा रही है, और फ्री में दे रहे हैं मतलब खर्चे भी कौन कर रहे हैं, एम्प्लॉयर कर रहा है। गाड़ी एम्प्लॉयर की है। तो देखो गाड़ी किसकी है, कार बिलोंग्स टू द एम्प्लॉयर, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉई। So it is owned by the employer, expenses are incurred by the employer only, and it is used by employee. मेरी गाड़ी नहीं है, गाड़ी एम्प्लॉयर की है यार, इसीलिए तो परक्विजिट में पढ़ा रही हूँ। गाड़ी एम्प्लॉयर की है, खर्चा भी एम्प्लॉयर कर रहा है, मैं सिर्फ यूज कर रही हूँ। अब मैं ऑफिस काम के लिए यूज कर रही हूँ तो बॉस मेरा कोई परक्विजिट नहीं है, आपने तो गाड़ी देनी ही चाहिए। इफ आई एम यूजिंग इट फॉर ऑफिस पर्पज देन आपने तो मुझे गाड़ी प्रोवाइड करनी ही चाहिए। सो देन दिस इज नॉट अ परक्विजिट। फिर ये क्या है, ये परक्विजिट नहीं है। एक सेकेंड ना, या फिर क्या होगा बेटा, ये परक्विजिट नहीं है। अब क्या होगा, ये अगर परक्विजिट नहीं है तो कोई बात ही नहीं आ रही है। अब क्या हो रहा है कि गाड़ी एम्प्लॉयर की है, खर्चा भी एम्प्लॉयर कर रहा है, लेकिन मैं यूज कर रही हूँ। अब मैं यूज कर रही हूँ फुल्ली प्राइवेट, मेरा सिर्फ पर्सनल काम चल रहा है, बिंदास घूमने जाओ, यहाँ जाओ, फैमिली को वीकेंड्स पे मूवी लेके जाओ। तो अब क्या होता है, ये जो खर्चा होगा पूरा का पूरा मेरा परक्विजिट माना जाएगा। सो ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो सारा खर्चा इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर प्लस पता है 10% पर एनम क्यों आएगा, 10% पर एनम इसलिए आएगा क्योंकि मैं एम्प्लॉयर की गाड़ी यूज कर रही हूँ। सो दैट इज यूज ऑफ एम्प्लॉयर्स एसेट। तो यस, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, पेट्रोल वगैरह का खर्चा, सर्विसिंग का खर्चा, प्लस 10% पर एनम ऑफ द कार का एक्सपेंसेस, माइनस अगर कोई अमाउंट रिकवर हो तो। सी मैं आपको बोलती हूँ, फुल्ली ऑफिशियल कभी भी परक्विजिट नहीं होगा, फुल्ली प्राइवेट होगा ना तो फुल्ली परक्विजिट बन जाएगा। प्रॉब्लम किधर है, जब वो पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल होता है। तो पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल के लिए इन्होंने रूल्स ही बना दिए, तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना। जब O प्लस पी होता है, O प्लस पी मतलब थोड़ा ऑफिशियल और थोड़ा पर्सनल, कितना ऑफिशियल कितना पर्सनल इससे कोई लेना देना नहीं है। जब O प्लस पी होता है तो सिंपल सी बात है, देन आपको फॉर्मूला याद रखना है। इफ इट इज अप टू 1600 cc, ओके, इट इज हाउ मच, अप टू 1600 cc, then you have to understand it is going to be 1800 per month and additional 900 per month if a driver is provided. And if it is above 1600 cc, then it is 2400 per month plus 900 per month in case a driver is provided. Is that okay? Yes. अब देखते हैं सिचुएशन 2। जनरली सबसे इंपॉर्टेंट है सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 क्या बोलता है, कार जो है इट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉई, गाड़ी एम्प्लॉई की है, बेस्ट है। तुम्हारी गाड़ी दे रहे कंपनी को, खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, ठीक है, तुम इसको ऑफिस के काम के लिए घुमा रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे लेके जा रहे, बॉस क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं हुआ। ऑफिस के काम के लिए जा रहे हो तो खर्चा कंपनी ने देना चाहिए, इनफैक्ट गाड़ी भी कंपनी ने देनी चाहिए थी, बट ठीक है तुम तो तुम्हारी गाड़ी लेके जा रहे हो, कोई बात नहीं। ऑफिस काम के लिए आपने कुछ भी किया तो वो बेनिफिट और परक्विजिट नहीं होता, जब आप उसको प्राइवेट काम के लिए करते हो तब बेनिफिट होता है, वो फुल्ली बेनिफिट हो जाता है। तो अगर जो भी एक्सपेंसेस अगर कंपनी ने किए वो आपका परक्विजिट हो गया। मैम इधर 10% ऐड नहीं किया, बॉस गाड़ी तुम्हारी है ना, तुम एम्प्लॉयर का असेट यूज करोगे तो मैं 10% ऐड करूंगी। अब देखो फिर से प्रॉब्लम आता है O प्लस पी में, O प्लस पी आया ना तो बेस्ट है दिमाग ही नहीं लगाने का, आपको देखना है कि छोटी गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है। छोटी गाड़ी है मतलब अप टू 1600 cc माने 1.6 लीटर्स इज द क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ द इंजन। इफ इट इज दैट मच तो कम परक्विजिट होता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, देखो एक्चुअल एक्सपेंसेस लेते हैं, माइनस हम 1800 पर मंथ करते हैं, माइनस 900 पर मंथ ड्राइवर के लिए। अगर ये बड़ी गाड़ी हुई तो अपन क्या करते हैं, एक्चुअल एक्सपेंसेस माइनस 2400 पर मंथ माइनस 900 पर मंथ, दिस इज हाउ वी डू इट। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस। तो अब ये दो काम आपके ये हो गए, अभी परक्विजिट्स हो गए यहाँ पे। Now what you have to understand, this is again a very rare case,
गाड़ी ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और खर्चा एम्प्लॉय कर रहा है, ये बहुत रेयर होता है कि गाड़ी कंपनी की है लेकिन खर्चा तुम कर रहे हो। तो बॉस अगर आप तो अगर आप क्या कर रहे हो, इफ यू आर ट्रीटिंग इट फुल्ली फॉर ऑफिशियल पर्पस देन इट इज नॉट अ परक्विजिट। अगर आप फुल्ली ऑफिशियल पर्पस के लिए कर रहे हो तो ये एक परक्विजिट नहीं है। दूसरा, अगर आप फुल्ली प्राइवेट पर्पस के लिए कर रहे हो तो फुल्ली परक्विजिट हो गया। तो जो भी एक्चुअल खर्चा तो है ही नहीं, इफ इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, बॉस उसने तो कोई खर्चा किया ही नहीं, उसने तो कोई खर्चा किया ही नहीं है। तो एम्प्लॉयर ने अगर खर्चा किया तो वो हायर चार्जेस एंड माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉई, and this is O plus P where you have to remember above up to 1600 and above 1600 cc। ठीक है, तो ये आपको ऐसे लर्न करना पड़ेगा, 600 प्लस 900 और 900 प्लस 900। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूँ, ICI के मॉडल में क्वेश्चन है मोटर बाइक टू व्हीलर के लिए ये मत यूज़ करो। टू व्हीलर के लिए वो 10% ऑफ एम्प्लॉयर्स कॉस्ट टाइप वैसा ही यूज़ करते हैं। सिर्फ टू व्हीलर के लिए मोटर कार फोर व्हीलर वाली चीज़ें अप्लाई मत करो, ठीक है ना। तो उन्होंने वैसा नहीं किया है। अजून 5 मिनिटात संपेल, मग वरती जायचं, 5 मिनिटात। ओके, नाउ व्हाट इज इट, ओह इट्स ऑलमोस्ट 125 हो ही गया, ठीक है। तो बेटा अब ये कौन से वाले परक्विजिट्स हो गए अपने सारे। नाउ वी फिनिश विच कैटेगरी, मतलब आई थिंक वी फिनिश परक्विजिट्स नाउ, ऑल 7 परक्विजिट्स वी फिनिश ना। अब एक ही कैटेगरी बचती है, परक्विजिट्स दैट आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, परक्विजिट्स दैट आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अदरवाइज ये सारा अपना अभी कंप्लीट हो गया है। ऑफ कोर्स मोटर कार में मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, कभी भी आपको क्या याद रखना है, मोटर कार में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ अ मोटर कार इज प्रोवाइडेड ओनली फॉर जर्नी बिटवीन ऑफिस एंड रेसिडेंस, ओनली फॉर जर्नी बिटवीन ऑफिस टू रेसिडेंस एंड रेसिडेंस टू ऑफिस, इट विल बी अ एग्जम्प्ट परक्विजिट। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम अ एग्जम्प्ट परक्विजिट। सो इफ इट इज ओनली फॉर जर्नी बिटवीन ऑफिस टू रेसिडेंस एंड रेसिडेंस टू बैक, इसको क्या माना जाएगा, एक एग्जम्प्ट परक्विजिट माना जाएगा। करेक्ट। अब आपको और एक इसमें क्या याद रखना है, अगर आप इन रिस्पेक्ट ऑफ, अगर देखो आपके पास एक से ज़्यादा गाड़ी दी, आपको कितनी दी, एक से ज़्यादा गाड़ी दी, तो हम क्या करेंगे, वन कार को O प्लस P मानेंगे और दूसरी कार को फुल्ली P मान लेंगे। अगर एक से ज़्यादा गाड़ी दी आपको कंपनी ने, सो वेन एवर यू गेट वन और मोर कार, then in respect of one car it is assumed as O plus P, it is going to be assumed as O plus P and the other car will be treated as private। ठीक है, तो बेटा अभी मैंने क्या कर लिया आपके साथ, परक्विजिट्स हो गए, अलाउंसेस हो गए। अच्छा कुछ परक्विजिट्स एग्जम्प्ट है, इनडायरेक्टली मैंने पढ़ा लिए आपको, तो ये परक्विजिट्स की लिस्ट आप एक बार गो थ्रू करना कि कौन से वाले परक्विजिट्स एग्जम्प्ट है। अब मैं थोड़ा सा आपको बोलती हूँ, व्हाट आई विल डू इज, I won't be able to take lectures, no lectures for 2 to 3 days। मेरा नया सब शेड्यूल एक फिक्स होने दो, 2 to 3 days या मे बी शायद, yes there will be no lecture for maybe 3 to 4 days। बट मीन वाइल मैं क्या दूंगी, मैं एक लेक्चर नंबर छोड़ दूंगी, मैं सैलरी का एक पार्ट आपके साथ करूंगी। आई विल गिव यू, व्हाट आई विल डू इज, एक दरवाज़ा बंद कर दूंगी। So there will be no lecture for 3 to 4 days. What I will do is I will give you a pre-recorded lecture for deductions। Deductions का मैं एक pre-recorded lecture आपको दे देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद I will complete बीच में ये सैलरी का रिमेनिंग पार्ट, जैसे डिडक्शंस हो गया और कुछ छोटा मोटा पार्ट यहाँ वहाँ का कुछ हो गया, yes so that I will complete। अभी मैं फ़िलहाल इनकम टैक्स के लिए इतना ही करूँगी। आफ्टर दैट आई विल नाउ व्हेन आई स्टार्ट, तो मैं सैलरी और उसके बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट सैलरी का एक लेक्चर पेंडिंग पार्ट, आई एम नाउ गोइंग टू डू पेपर सॉल्विंग, बिकॉज मैं चाहती हूँ आपको प्रोविजंस प्रॉब्लम्स के थ्रू समझाना। अब मैंने थोड़ा आपका बेस रेडी कर दिया सो दैट आई कैन टीच यू नाउ द रिमेनिंग पार्ट थ्रू पेपर सॉल्विंग। तो अब मैं जो आगे का पार्ट करूँगी वो होगा सिर्फ और सिर्फ पेपर सॉल्विंग के थ्रू। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस।
तो अपन ऐसे ही प्लान करेंगे. सो देयर विल बी नो लेक्चर फॉर 3 to 4 days. मैं प्री रिकॉर्डेड डिडक्शंस का जितना पार्ट मेरे पास अवेलेबल होगा जो आपसे रेलेवेंट होगा डेफिनेटली मैं वो लेक्चर अपलोड करा देती हूँ. तो बेटा मैंने आपके साथ डिडक्शंस कर लिया, मैंने आपके साथ ये काफ़ी सारे छोटे छोटे टॉपिक्स कर लिए, 3 बड़े हेड्स आपके साथ बहुत डिटेल में कर दिए. अब बारी है कि पेपर सॉल्विंग करने के थ्रू भी प्रोविजन सीखना, ये बहुत बढ़िया स्टाइल होता है. इंस्टेड ऑफ डूइंग क्वेश्चंस इंडिविजुअली आई वांट टू डू इट कंबाइंड नाउ. ठीक है. सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. अब हम मैं बाकी का अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगी. यस या TCS TDS का भी कुछ होगा तो मैं आपको दे दूंगी. वैसे TDS का एक रिवीजन लेक्चर है वो आप बिल्कुल कर सकते हो और उसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. यस. So thank you dear students. I will give you the further updates on the Telegram group. Okay. Thank you.